सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आपने देखा होगा एक तरफ दहशतगर्दी की लहर और दूसरी तरफ सियासी चहल पहल। ये भी आप देख रहे हैं कि साइफर केस में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और उसमें एफआई की जानिब से जो चालान जमा कराया गया है उसमें आजम खान साहब एक मजबूत गवाह के तौर पर सामने आ रहे हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार। अब देखना यह है कि यह मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नैब के कवानीन की तरमीम थी उसको उन्होंने उड़ा दिया था, तो इस हवाले से अब जाली अकाउंट्स और तोशा खाना केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी एहतसाब अदालत तलब हो गए हैं। तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि उनके आने से पहले बेल बिफोर अरेस्ट के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा 2 या 3 दिन पहले बयानिया एहतसाब पर शुरू हुआ था, लेकिन अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पार्टीज ने उनको ये समझाया, पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने, और जिस पर वो भी मान गए कि एहतसाब और लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े और गंभीर मसाइल हैं। 3 हमारे गेस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुरम रोकड़ी साहब हैं, नुमा हैं आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, शैला रज़ा साहिबा है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की, और राना अरशद साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। राना अरशद साहब, ये बताइएगा कि चले ये मामला तो अब तय हो गया कि जो टोन में एक तलखी नज़र आ रही थी उस हवाले से ये बात तय हो गई कि जो आने वाले जलसे या जुलूस होंगे या जो भी उनका आने के बाद तैयारियां होंगी या जो मिलना मुलाकातें होंगी मुल्क में, तो वो अब एहतसाब या लड़ाई झगड़े का नहीं होगा। अब पाकिस्तान को बचाव के हवाले से कोई मंशूर बनाना होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके बोल टीवी चैनल का मशकूर हूँ। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो 18 सितंबर को हमारा पंजाब के अंदर MNAs, MPAs, ज़िली सदर सेक्रेटरी, डिवीज़नल सदर सेक्रेटरी और टिकट होल्डर्स का 850 अफराद का इजलास था जो मियाँ नवाज साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया हुआ था, तो वो अल्फाज का चुनाव बिल्कुल सबकी समझ में बात आ रही है कि मियां नवाज साहब ने ये 3 दफ़ा बात की थी कि हमने अब इंतकाम की सियासत नहीं करनी, हमने आगे बढ़ना है। जैसे 2013 में जब 6 जून 2013 को मोहम्मद नवाज साहब ने 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था, उस वक्त मुल्क के अंदर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज पर थी। 80,000 से ज्यादा लोग दहशतगर्दी में शहीद हो चुके थे, 10,000 से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए थे। हम सब के पास मियां नवाज साहब ने राब्ता किया था, सबको साथ लेकर चले थे और 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, पाकिस्तान को महफूज मुल्क भी बनाया और 2016 में IMF को खैरबाद भी कह दिया था। और आज भी हम समझते हैं कि तमाम पार्टियों को मिलकर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। जो बात मियां शबाशी साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर 2019 जुलाई में की थी, मसाके मशीयत जो बिलावल भट्टो साहब ने बात की थी, उसी को हम समझते हैं कि अगर काश उस वक्त की हुकूमत इस बात को सुनती और उसको पर अमल करती तो आज ये मुल्क के हालात ना होते। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने तो 12 अक्टूबर 99 को भी जो हमारे साथ हुआ उसको भी हम भूल गए थे, उसके बाद भी हमने इंतकामी कार्रवाई की बात नहीं की। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो चलते हुए पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट बने, जो 2017 के अंदर जो पाकिस्तान आगे की तरफ चल रहा था, डॉलर आपका 102 रुपए का था, 48 रुपए किलो चीनी थी, आपका पेट्रोल और डीजल 65 और 72 रुपए में लीटर था और 50,000 का एक तोला। चले, सही समझ में आ गया कि कोई एहतसाब आगे की बात होगी। उस वक्त बने थे
वो जरूर नजर में तो आने चाहिए ना कि वो लोग कौन थे, क्या मजबूरी थी कि एक ब्रांड को लॉन्च करते करते पाकिस्तान को के खिलाफ एक जो ब्रांड को लॉन्च करते करते शैला रजा साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक ब्रांड को लॉन्च करते करते फिर वो पाकिस्तान अब कहाँ पहुंच गया उस ब्रांड के हाथों, जो कुछ भी हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जानती हैं कि वजीर आजम, केयर टेकर वजीर आजम ने जो BBC को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी एग्जीक्यूटिव ने नहीं भेजा था, एज अ मुजरिम गए थे, अब वो आएंगे तो अदालतों से अगर उनको रिलीफ मिल जाती है तो वो जाने। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर, अदालतों से अगर उनको रिलीफ मिल जाती है तो वो जाने और अदालतें जाने। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा साथ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अदालतों के सामने है, अगर उनको अदालतों से इंसाफ मिल जाता है, चाहे वो जिस तरह का भी इंसाफ हो, तो वो जाने और अदालतें जाने, इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई काम नहीं है। अब ये बताइएगा कि आने वाले इलेक्शंस में आप क्या सिनेरियो देख रही हैं? एक तरफ दहशतगर्दी है, उरूज पकड़ती जा रही है, दूसरी तरफ मईशत है, और तीसरी तरफ नवाज शरीफ से भी मुकाबला है। अब देखिए, पीपल्स पार्टी का मुकाबला हमेशा हर एक से रहा है। दहशतगर्द हैं तो उनके निशाने पे डायरेक्ट हम हैं। 2008 के बाद जब हमें हुकूमत मिली तो बीबी की शहादत के बाद मिली। 2013 में जब हमें हुकूमत नहीं मिली तो उसकी वजह भी यही थी कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, और पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दों ने सीधा सीधा कहा था कि आपके जलसों में धमाके करेंगे। और दोनों पार्टियां यानी कि PTI भी और PMLN दोनों को भरपूर इजाज़त थी, और दोनों के बयानिए जो थे वो प्रो तालिबान थे। और हमने अपने ज़माने में ऑपरेशन राय रात शुरू किया था, जिसकी वजह से आज भी मालाकंड में जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। हमारे ज़माने में हमने डायलॉग भी करने की कोशिश की थी मुल्ला सूफ़ी मोहम्मद से, और फिर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी हुई, और लोगों ने देख लिया कि इनसे किसी भी तरह डायलॉग खैर की इनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन जब इनसे नून लीग के ज़माने में भी डायलॉग हुआ तो हमने ये बेशक कहा चेयरमैन ने कि इनसे खैर की उम्मीद नहीं, लेकिन हम अपनी कौम के लिए कि कहीं से चैन आ जाए हम बैठे। तो दहशतगर्दी हमारे तो हर वक्त हम दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। दूसरी बात जो है मईशत, तो सबको मालूम है कि PTI दौर में कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। खुद उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 3 साल 8 महीने तक यही तजर्बे होते रहे। तो ये 16 महीने की जो हुकूमत थी, ये कोई मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाने के लिए नहीं आई थी। ये पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी कि सख्त तरीन कंडीशंस पे जो IMF से माहिदा किया था, ये भी खुद शौकत तरीन ने कहा था कि सख्त तरीन कंडीशंस, और फिर उनको पूरा नहीं कर रहे थे, उसको पूरा करने आए थे कि किसी तरह ये बेहतर कर दें और पाकिस्तान एक क्रेडिबिलिटी हो जाए उसकी, और वो करने में कामयाब हुए, फेटअप से निकले। बहरहाल ये एक सूरत हाल है। बाकी जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी अपनी हैं, सबसे नज़रियाती इख्तलाफ है, और इंशाल्लाह मैं ये समझती हूँ कि अदालतों के फ़ैसले होंगे, और निगरान हुकूमत का काम है कि उनको जो इलेक्शन है उनको फैसिलिटेट करे और बेहतर तरीके से कराए। वो खुद अपनी कोई राय नहीं रखते, और ना मैं रखती हूँ, क्योंकि जब मामला अदालतों में हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुर्रम रोकड़ी साहब। ये बताइएगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में जा रही हैं उनकी क्या होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे मिसाके जमहूरियत हुआ था, एक मिसाके मईशत हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ एक ये भी तय हो जाना चाहिए कि इदारों में तसादम और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय इदारों के साथ मिल के काम करने में ही बेहतरी है? और क्योंकि देखें ना, जब आप अदारों के साथ तसादम में लग जाते हैं तो एक तरफ तसादम शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत गिरना शुरू हो जाती है। आप हुकूमत गिराने, आप सब प्रोजेक्ट सारे धरे के धरे रह जाते हैं, आप अपनी हुकूमत बचाने में लग जाते हैं। देखिए जैस्मीन, हमारी जो राइज पॉलिटिकल रविश है उसमें ये तमाम जो आपने अच्छी बातें की हैं ये नजर तो नहीं आती। इदारों के साथ टकराव, क्या इदारों को हमारा एक कल्चर है मातहत अपने दबा के अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उनको इस्तेमाल करना, और इदारा स्टार्ट हो जाता है डिस्ट्रिक्ट से, और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर चलना शुरू हो जाता है और फिर चले जाता है प्रोविंस में भी। आपको यही चीज नजर आएगी, और जब आप सेंटर में आएंगे
तो वहां पे भी आपको यही चीज नजर आएगी, मनपसंद सेक्रेटरीज को लाकर इदारों को अपने ताबे रखा जाता है। अब यहाँ पे एक कशमकश शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो लाइक ज्यादा होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बंदे पहुंचते हैं जिन मिनिस्ट्रीज के अंदर, उनको भी हैंडल नहीं कर सके। तो ये मामला हमारे एक रविश मौजूद है, इदारों को हैंडल ना कर सकना या इदारों को मजबूत करते हुए मुल्क को मजबूत ना करना, बल्कि इदारों को दबाते हुए अपनी मर्जी की ख्वाहिश के मुताबिक और फिर विंडिक्शन की एक अलहदा सियासत है। आई डोंट नो कि ये मिसाक मईशत कैसे बैठेंगे हम लोग, और कौन हमारे अंदर कौन सी ऐसी बाइंडिंग फोर्स होगी कि जिसकी बात हम मानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, हाँ यहाँ पर हम ये ठीक है और यहाँ पर ये ठीक है और यहाँ पर ये ठीक है। अब इस सूरत हाल के अंदर इस मिसाक मईशत का मुझे नजर नहीं आ रहा, और ना मेरे ख्याल में ये पार्टीज कभी बैठने पे तैयार होंगी। जो अहम तरीन चीज है वो है एहतिसाब, जिस पर हमें तमाम को बैठना भी चाहिए। असूलन बैठेंगे कभी भी नहीं, बैठना भी चाहिए और उसको इंडोर्स भी करना चाहिए कि एहतिसाब का अमल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जारी रहे और एहतिसाब हो। लेकिन आप कभी भी नहीं सुनेंगी कि किसी भी तरफ से इस तरह की कोई आवाज आए। मेरी तो ख्वाहिश है और अवाम की भी यही ख्वाहिश है कि एहतिसाब हो। अवाम जो है, मैं जब आप जाएं जिधर भी लोगों के साथ, तो वो ऑलरेडी तंग आ चुके हैं। ये जो पुरानी कहानी है हमारी 2018 की है, किसी के पास 2012 की है, किसी के पास पीछे की कहानी है, लेकिन जब हमें टाइम मिलता है, 4 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं, तो उसके दौरान जो हमने किया हुआ होता है वो हमारे पास कोई कहानी भी नहीं होती और ना बताने को कुछ होता है। तो अनफॉर्चुनेट है, हमें पॉलिटिकली ज्यादा एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए और हमें पार्टीज के अंदर तब्दीलियां लानी चाहिए, जिसपे हम आगे इलेक्शन। वो तो चले ठीक है खुर्रम नोकरी साहब, लेकिन क्या आप इलेक्शन, ये जो अभी दहशतगर्दी की भी एक लहर उठी है, अवाम में भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अवाम में मायूसी भी है। फिर एक बड़ी पोलराइज्ड माहौल में इलेक्शन होगा। एक तरफ वो साइफर का मामला भी अब फिट होता नजर आ रहा है, इलेक्शन में माइनस चेयरमैन तहरीके इंसाफ भी नजर आ रहा है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि मतलब इस पोलराइज्ड माहौल में किस तरह के इंतखाबात होंगे, और जो जिन हालात से आवाम गुजर रही है, जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं है, तो वो ये कैसे इंतखाबात होंगे? ये तो बहुत ही मुनफरिद इंतखाब होंगे और अजीब इंतखाब होंगे। आपने बात की अवाम की, आप आज चली जाएं जैस्मीन और पल्स है अवाम की, अवाम है फेडअप, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि पॉलिटिकल आदमी जो होता है उसने इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए वो रूटीन है, वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन लड़ेगा। अब आ जाए अवाम पे, अवाम टोटली फेडअप है, अवाम आजिज आ चुकी है, तंग आ चुकी है। अवाम का मसला महंगाई है, अवाम का मसला लॉ एंड ऑर्डर है, अवाम सारों को देख चुकी है। वो अवाम जो है, अवाम के अंदर आप कोई थ्रिल नहीं पाएंगे। अवाम के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात नहीं हो रही। अब यहाँ बात रोकते हैं। मैं ये कहता हूं कि पिछले 3-4 महीनों में जो हमने रिफॉर्म्स का एक सिलसिला शुरू हुआ, या पब्लिक को जो असल रिलीफ चाहिए उस तरफ सिलसिला शुरू हुआ, तो उससे अवाम की कुछ उम्मीद बंदी है। लेकिन अवाम इलेक्शन जैसी चीज में लिटरली इंटरेस्टेड नहीं है। जी शास्मीन, नहीं तो आपको नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी एक इलेक्शन के लिए बड़ी वेव हो जाएगी? नहीं, nobody is going to bring any change to any aspect of life. कोई थ्रिल नहीं होगा। क्या आपको पंजाब में क्या फील है उनके लिए? आपको लगता है तहरीके इंसाफ के इस झटके के बाद वापस PMLN का वोट तो इंटैक्ट है ना? तो कैसे मतलब है, क्या मतलब आपको नहीं लगता कि उनका जोश वेलकम होगा और आवाम समझती है कि वो एक बेहतर ऑप्शन थे? फिर नहीं, अवाम मायूस है। अवाम का जो मोराल है वो गिरा हुआ है। अवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे? आपने क्या करना है आके? इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे? राना अरशद साहब, ये बड़ा सवाल है कि अवाम इतनी बेजार है, आप कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे? और देखें ना, जो हुकूमत करके गया होता है तो वो कैसे अपनी हुकूमत पे फिर वो क्या तनकीद करेंगे? नहीं, आप लोगों का तो ज़ाहिर है टारगेट तहरीके इंसाफ होगा, पीपल्स पार्टी का शायद आप हो, आप ये तो आपका अपना एक पॉलिटिकल जो मौक़िफ़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम के लिए क्या खुशखबरी होगी? यास्मीन साहबा, हक़ाइक़ बड़े वाज़े हैं। 2017 में मुल्क तो आगे की तरफ जा रहा था, तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने एक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए, और जो हामिद खान साहब एक सीनियर वकील हैं और मैं समझता हूँ बड़े सीनियर हैं मेरे लिए, काबिल एहतराम, जो बात उन्होंने 1.5-2 महीने पहले की थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस अदालत में जाने से पहले फैसला कर लिया गया था कि उनको नाअहल करना है,
और वो पनामा का ड्रामा, वो 356 केसेस, और उसको पॉलिटिकल पार्टियां लेकर गई थी कोर्ट में। तो वो शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ के अलावा कौन सा केस टेकअप हुआ, कौन से फैसले हुए, क्या उनकी स्टेटस है, ये बड़े वाज़ेह हक़ाइक़ हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में एक सिटिंग 2-2.5 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया गया। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ राना अरशद साहब, इसका सारा का सारा मसला ये है ना कि आपका 1 पेज बहुत जल्दी फट जाता है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं, हम तो वो बात करते हैं 2017 से लेकर आज तक की, फिर 31 मई 2018 का पाकिस्तान हमें चाहिए। 3.25 साल इमरान खान ने गवर्नमेंट की, पंजाब के अंदर उन्होंने 4.5 साल की, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की, और वो क्या करके गए और मुल्क को दिवालिया करने के करीब करके गए। बिल्कुल हम 16 महीने के हम जिम्मेदार हैं, मुस्लिम लीग नून, PDM, वो पार्टियां में इत्तेहादी थे, लेकिन हमें तो वो पाकिस्तान मिला जब IMF के साथ जो 2019 के MOU थे वो पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि बुनियादों में बैठ गया है, और आज महंगाई के वही जिम्मेदार हैं। हमें हालात को देखना है कि 2013 में भी हालात अच्छे नहीं थे, लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, तो फिर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के पास गए, खान साहब के पास मिसाके मईशत करने के लिए तैयार हैं आप लोग या नहीं? पीपल्स पार्टी हो, तहरीके इंसाफ हो, इस्तेकामे पाकिस्तान हो, MQM पाकिस्तान हो, मौलाना फजल रहमान हो, जमात इस्लामी, आप लोगों को लगता नहीं है कि मिसाके जमहूरियत की तरह का एक डॉक्यूमेंट मिसाके मईशत होना चाहिए जो आपको पहले इलेक्शंस में जाने से पहले करना चाहिए, कि चाहे कोई भी पार्टी जीत के आए मईशत एक ही डगर पर चलती रहेगी? जी मैं समझता हूँ, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये बात समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 9 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने की है, उन दिनों चंद हफ्ते पहले IMF के साथ हम कहाँ पे खड़े थे और मुल्क को दिवालियापन से बचाया है। ये हालात जो पैदा करने वाले थे वही जिम्मेदार है। आज सब वो तो जिम्मेदार हैं, लेकिन सर इलेक्शन में तो आप जा रहे हैं ना, ठीक तो आप लोगों ने करने होंगे। मैं यही सवाल शैला आपसे करना चाहती हूँ, शैला रजा साहिबा। प्लीज यास्मीन साहबा, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, हालात सीधे होंगे, तमाम पार्टियां, जरदारी साहब अपना रोल प्ले करेंगे, फजल रहमान साहब अपना करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे, और मैं समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, फेयर एंड फ्री सब कह रहे हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। शैला रजा साहिबा, आपको लगता है कि सबसे पहले मिसाके मईशत होनी चाहिए और उसके बाद आप इलेक्शंस में जाएं? मतलब है जलसे, जुलूस, धरने, ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन वक्त नहीं आ गया कि एक मिसाके मईशत कर लिया जाए? बिल्कुल, जब PTI को इलेक्शन जिता के असेंबली में भेजा गया तो सबसे पहले यही बात हुई थी कि कदम बढ़ाएं, इमरान आपके साथ हैं, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। और जहाँ तक हम सुनते हैं वहाँ पे ये भी कहा गया बाजवा साहब की तरफ से कि मईशत जो है वो बहुत अहम है, आप उस पर तवज्जो दें। तो कहा नहीं, मैं अपोजिशन को सीधा करना चाहता हूँ, जो भी अपने उनके ज़बानों की। तो हम तो ये समझते हैं और ये चाहते भी हैं और बिल्कुल इसको होना चाहिए। और लेकिन जो लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ही बुरा कहते हों उनसे अब क्या बात करें। रही बात ये कि देखिए इस वक्त जो भी मामलात अदालत में हैं उसका असर इलेक्शन पे नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि अदालती फैसले जो भी हों, चाहे पसंद आए या ना आए, उन पे अमल करना होता है। और यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त जो है वो ये है कि हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। हमारी मईशत इतनी सफ़र करेगी जितना दहशतगर्दी बढ़ेगी, तो हमें इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है। और बजाय इसके कि एक सियासत जिसमें हमें बहुत तशद्दुद नज़र आए या ज़बान का ख़राबी नज़र आए, उससे गुरेज करके हमें जो है वो फ़ौरन इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मुल्क में इलेक्शन की फ़िज़ा हमारे हाथ में भी है। अगर दहशतगर्दों का कुछ प्लान है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी प्लान होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से जो है स्मूथली जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना है।
ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि बिला वजह से एक दूसरे पर नाजायज तनकीद और जो जलसों में एक खून गरमाने के लिए जो ज़बान का इस्तेमाल होता है उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है इस चीज़ का। बहरहाल एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इस इलेक्शन के अंदर, उस पर बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खुर्रम रोकड़ी साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि और हमेशा मैं आपसे ये सवाल करती हूँ क्योंकि आप उस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जाहिर है बहरहाल जो जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस पार्टी का, जिस चीज़ का हिस्सा होता है उसको उसके अंदर के हालात ज़्यादा पता होते हैं। लेकिन देखिए एक फैक्टर है और वो ये फैक्टर है कि तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक है। पाकिस्तान में एक यूथ मौजूद है, एक वोटर मौजूद है। और राना साहब आपके लिए भी मैं आपसे भी और शैला मैं चाहूँगी आपसे भी मैं इस पर कमेंट लूँगी। एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है, ठीक है, वो साइलेंट हो सकती है, वो मायूस हो सकती है, लेकिन वो है। आप उसको आंखें बंद करके विश अवे नहीं कर सकते कि जी मैं आंखें बंद कर लूँ और मैं कहूँ जी नहीं जी सब हालात ठीक है। तो अगर तो वो जेल में रहते हैं तो उनके लिए सिंपैथी वोट क्रिएट होता है, और अगर वो माइनस हो जाते हैं और खुद इलेक्शंस में नहीं जा सकते तो उनकी पार्टी तो इलेक्शंस में जाएगी ना, उसका क्या होगा? जस्मीन, दो तीन आपने इशारे किए डिफरेंट डायरेक्शन में। पहली चीज तो यह है कि वोटर मौजूद है, तमाम आपकी बात मानता हूं। फिर एडिशनल वोट आया है, इस वक्त 2 करोड़ के करीब वोट है, एडिशनल है, उसको किसी ने भी अभी तक फोकस नहीं किया, ना उसकी तरफ को बात कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि अदालतों ने जो फैसला करना है या जो क्राइम हुआ है उसके मुताबिक अदालतें फैसला करेंगी, और जो अदालतों का फैसला होगा उसको मानवान तस्लीम करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट यह है कि उनकी जो पार्टी स्ट्रक्चर है, जो पार्टी मौजूद है, वो तकरीबन बिखर चुकी है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर वन मैन शो रहा। वन मैन शो ऐसे कि किसी और को जगह ही नहीं मिलनी थी, एक आदमी का डायरेक्शन और नैरेटिव था, और आफ्टर हिम देयर इज नो वन टू कंट्रोल, या उस पार्टी को संभालने वाला और कोई इंसाफ बंदा है ही नहीं उनके पास। बहुत बड़ी तादाद जो उनके साथ इलेक्टेड जिन्होंने इलेक्शन लड़े वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो पांचवा पॉइंट ये कि लोगों के अंदर मायूसी शदीद है। सर कथा कलामी माफ, खुर्रम रोकड़ी साहब, 5वें पॉइंट पे जाने से पहले ये भी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए, ये इसका नतीजा तो सबके सामने ही होगा ना? नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हमारे यहाँ मजलूमियत का वोट बिकता है, ये मैं एग्री करता हूँ। हमारे यहाँ तराजू तो है नहीं, मजलूम जो हो उसका चेहरा और वोट बिकता है। हमारा एक ट्रेंड है, हमारे यहाँ कौन सा को तराजू है कि जिसने तराजू पे तोलना है कि कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं है। हमारा तो एक इमोशनल जो चैप्टर है वो चल रहा होता है, और अवाम की जो फीलिंग्स होती हैं वो हाल के साथ होती हैं, इन प्रेजेंट टाइम के साथ उनकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं और गिरती हैं। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आखिरी दिनों के अंदर आप यकीन जाने कि पीटीआई के अपने लोग जो थे वो इतने नाला और बेजार हो चुके थे कि अगर ये गवर्नमेंट 6 महीने और चलती तो शायद वो खुद इस गवर्नमेंट को गिरा देते। लेकिन जैसी गवर्नमेंट से आउट हुए तो फिर एक इमोशनल जो है हाइप दी गई और बड़े तरीके के साथ दी गई। तो ये पब्लिक सेंटीमेंट तो रहता है, यानी एक बंदा फौत हो जाए तो उसके मुकाबले में जितना मर्जी आला आदमी आ जाए तो उसके बेटे को पब्लिक इसलिए वोट देगी कि जिसके जी वालिद फौत हो गया। तो हमारा जो कल्चरल पॉलिटिकल इशू है ही यही, हमने कब तरक्की की है इसमें और हम आज तक कहाँ निकल चुके हैं। ओके, तो ये एक एस्टैब्लिशिंग फैक्टर है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इससे अवेयर है। राणे साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, एक सिंपैथी वोट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। दूसरी, उन्होंने कहा जी उनकी पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन चले जो भी तितर बितर पार्टी होगी कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जी बल्ले का निशान तो होगा, या मतलब है वो माइनस नहीं होगा। आप तहरीक इंसाफ के जो बयानिया वो बना गए हैं, आप उसके काउंटर बयानिया के लिए कुछ तैयारी करके आए या तैयारी कर रहे हैं कि अवाम को आप किस तरह कायल करेंगे अपनी तरफ? देखिए जी, हकायक बड़े वाजे हैं। ये कासम के पापा ने बात की थी नौजवानों से कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, तो वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां तो ना मिली, अलबत्ता 3-3.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। 50 लाख घर देने थे तो वो 50 लाख घर क्या देने थे, वो तो 5 घर भी ना दिए।
इंक्रोचमेंट के नाम पर कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में गरीबों के घर गिरा दिए। खुद अपना जमान बड़ी गाला 350 कनाल का घर जो है वो 10-12 लाख रुपए देकर उसको रेगुलर करवा लिया गया CDA से। और उसके बाद आज हमारी नवाशी साहबा ने और असराउल्लाह साहब ने की, जो पंजाब के हमारे डिवीजन सदर सेक्रेटरी और जिली सदर थे, और उसके बाद शबाशी साहब ने एक अलग मीटिंग की। हम माशियत जो है, जो महंगाई है, वो हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 है कि अब मुल्क को हमने अपना रोल भी प्ले करना है और तमाम पार्टियों को भी करना चाहिए। ये मुल्क हम सब का है, ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, ना अकेले मुस्लिम लीग नून का, ना किसी और पार्टी का, सबको अपना रोल प्ले करना है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा 13 जुलाई 2018 को नवाशी साहब की बीवी कलसूम बेगम मौतो हयात की कश्मकश में थी और मरियम नवाशी साहबा की वालदा, तो दोनों बाप बेटी लंदन से आए थे गिरफ्तारी देने के लिए। और जो 25 जुलाई 2018 को RTM सिस्टम बैठा, जो कुछ हुआ सबको पता है। अब वो चीजें नहीं होंगी और नहीं होनी चाहिए, सबको फेयर एंड फ्री इलेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो 9 मई का वाकया है, जो पाकिस्तान के अदारों पर, जो जिना हाउस पर हमले किए गए, जो मैं समझता हूं कि आर्मी की तनसीबात पर हमले किए गए, GHQ हमला किया गया, वो लोग कोई भी हो तो वो मुल्क के खैर खार नहीं हो सकते और ना उनसे अच्छाई की तवक्को रखी जा सकती है। और जो अदालतें फैसला करेंगे, बिल्कुल मोहम्मद नवाशी साहब, हम अदालत से रिव्यू करेंगे, जो फैसला होगा हमें मनोमान उसको तस्लीम करेंगे। शैला साहिबा, ये बताइएगा, हम कर रहे हैं। जी ठीक है सर, वापस आती हूँ आपकी तरफ। शैला, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन मेरा एक और पॉइंट भी आपकी तरफ, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये बताइएगा कि आपको भी ये लगता है कि एक पार्टी तो होगी लेकिन उसका सरबरा नहीं होगा, माइनस होगा, और फिर भी लेकिन वो पार्टी होगी, इलेक्शन में जाएगी और जा भी सकती है, और ज़ाहिर है फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शंस होंगे तो मतलब है उन पे अभी कोई पाबंदी तो नहीं लगी, तो फिर किस किस्म का इलेक्शन होगा? देखिए, पाबंदी लगेगी तो मेरी वजह से तो नहीं लगेगी या नून लीग की वजह से नहीं लगेगी। सही बात है। अदालतों में उनके केसेस मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो गवाहियां आ रही हैं उसकी बुनियाद पर उन पे लगेगी। मैंने तो नहीं लगाई। मैं तो 2 दफ़ा इस तरह इलेक्शन में गई हूँ कि मेरे लीडर्स नहीं थे, दुनिया ही में नहीं थे। तीसरी दफ़ा इस तरह मेरी पार्टी इलेक्शन में गई है कि जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में थे और कोई कैंपेन चलाने का लीडर नहीं था और धमकियाँ थी। चौथी दफ़ा इस तरह गए हैं कि RTS बिठा दिया गया था, पोलिंग एजेंट्स निकाल दिए गए थे और 5-5 दिन जो है हल्कों का रिजल्ट नहीं आया था। हमने उन इलेक्शंस को भी क्रेडिबल किया है। वहाँ जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ को मनाया है कि जो भी हुआ है इसे मान लें और असेंबली को ताला ना लगने थे। जिस पार्टी को थर्ड ऑप्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी पंजाब में जहाज़ भर भर के लाने पड़े थे। उस पार्टी के लिए एक एक बिल पास कराने के लिए लोगों को फ़ोन जाते थे। उस पार्टी की कोई, मैंने नहीं कहा, उसके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी, हर थोड़े दिनों बाद एक तजर्बा करते थे। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उस पार्टी ने जिसके साथ सब एक पेज पे थे IMF से बड़े गलत माहदे किए। मैंने नहीं कहा, उन्हीं के लीडर्स ने कहा कि हमें पता था हम जाने वाले हैं इसलिए हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें मार दी। मैंने नहीं कहा, उसके लीडर ने कहा कि अगर मुझे हटाना था तो इससे बेहतर था कि अवाम पे बॉम्ब मार देते। तो अगर अवाम इसमें खुश है कि पाकिस्तान इतना प्रोडक्टिव है कि 1 करोड़ नौकरियां दे सकता है, तो मैं कहूँगी हम 2 करोड़ दे देंगे। लेकिन मेरी पार्टी ऐसा झूठा बयानिया नहीं देगी, 50 लाख का बयानिया नहीं देगी। IMF से कर्जा नहीं लूंगा, चाहे खुदकुशी कर लूँ, और फिर इतना कर्जा लिया कि 10 साल में 2 पार्टी ने नहीं लिया था। तो देखिए, अवाम को भी बहुत सोच समझ के काम करना है, और जो प्रोजेक्ट्स कोई इस तरह के करने की तैयारी है उन्हें भी सोचना है। तो हम तो अपना एक नज़रिया लेके खड़े हैं, हर हालात में खड़े हैं। अवाम अगर इसमें खुश है कि झूठे वादों के साथ भय और बेसलेस वादों के साथ वो खुश रहे, तो इलेक्शन में तो जा रहे हैं ना, दे दे जिसको वोट देना है। सही बात है। गुड पॉइंट्स शैला, यू रेज्ड वेरी गुड पॉइंट्स। खुर्रम रोकड़ी साहब, मुझे ये बताइएगा
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई मुझे चहल पहल नज़र नहीं आ रही, कोई अवामी जलसे जलूस, कोई मीटिंग्स, कोई स्ट्रक्चर। आप लोग या तो मेंटली तौर पे इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि इलेक्शन डिले होंगे? मैं तो अभी जैस्मीन परसों वापस आया अपने इलाके में। ठीक। और पूरी नहीं, जैसे वो एक पार्टी की पूरी वो तो आप अपना जाती है, जैसे पार्टी की हलचल होती है। मैं आ रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ। अब क्योंकि ये जो पार्टी है ये ज्यादा सेंट्रल पंजाब और साउथ के लोग इसमें हैं, तो मेरा जो अपना ख्याल है कि वो एक्टिवेट हुए हैं। अच्छा। दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट है ना इलेक्शन का, जो एक आता है ना कि लोगों का मैं अगर पल्स लूं जो अपना हालात वाकयात में, तो लोग शायद इमरान के साथ उस तरह नहीं है, लेकिन लोग पॉलिटिक्स से या पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं उनसे तंग आए हुए हैं। यानी एक ऐसा वैक्यूम है कि उस जैसे उनकी इनकी नापसंदीदगी में बहुत सारे लोग उसको पसंद करते थे। अब उधर से भी मायूसी है। बहरहाल बड़ी मुश्किल कैंपेन है, कोई आसान चीज नहीं है। अगर कोई इसको आसान समझ रहा है इस इलेक्शन को, या वो समझ रहा है कि ये बड़ा आसान इलेक्शन होगा पब्लिक में जाकर, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान इलेक्शन होगा। जो मुईशत है, जो महंगाई है और जो पोलराइजेशन, जैसे स्टार्ट पे आपने तज़किरा किया, जिस खतरनाक हद तक पोलराइजेशन हो चुकी है, उसका इफेक्ट्स अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि किसी को किसी पर एतबार नहीं है। जी खुर्रम रोकड़ी साहब, मैं भी आपसे एक और भी क्वेश्चन ये छोटा सा करना चाहती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ अपने दोनों गेस्ट की तरफ। हमारे पास वी हैव 5 to 6 मिनट्स। मुझे ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो पहले तहरीके इंसाफ का इतना मजबूत हिस्सा थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आपकी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो क्या बयानियां देंगे? मतलब वो किसका बयानियां देंगे? उनको वो किस तरह में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अवाम की क्या साइकी होगी उस पार्टी के लिए। जो रूरल है ना जैस्मीन, उसमें तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं उनमें डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। मैं जब अभी बोलता हूं तो मैं इसीलिए शायद खुल के बोल लेता हूं या अपना बयानिया दे देता हूं, क्योंकि हमने उसको छोड़ा बहुत अरसा पहले। ये वाला जो आप वाला निशानदेही है कि जिन्होंने 9 मई के बाद छोड़ा, क्या उनके लिए आसान है अपना बयानिया लेके जाना? तो उनमें सिर्फ उसके लिए आसान होगा जिसने हल्के में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और जो लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिला हुआ है, तो लोग उसकी बात को तो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी के लिए मुश्किलात होंगी। आई एग्री टू दिस पॉइंट। राना अरशद साहब, आप एग्री करेंगे इस पॉइंट से? समझता हूँ खुर्रम साहब बिल्कुल एक बड़े बाहिम्मत नौजवान है और उनका मैं समझता हूँ माजी गवाह है, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। इशू ये है, हकायक वाज़े हैं, जो इमरान न्याजी ने 4.25 साल किया और फिर पंजाब जैसे सूबे में वो बुज़दार जो हमारी पार्टी से उठाकर ले गए और फर्स्ट टाइमर को पंजाब का चीफ मिनिस्टर भर्ती किया, और वो 4.25 साल ट्रेनिंग लेता रहा और पंजाब को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने कराची का उनको मैंडेट मिला था, जो कराची के साथ शुरू किया, जो बलूचिस्तान के साथ शुरू किया, अब लोग उनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये बड़े हकायक वाज़े हैं कि जो 70 अरब रुपए पाकिस्तान का जो बाहर से पकड़ा गया एक डकैती में, वो पाकिस्तान के अकाउंट में आना था, तो वो किसी रियल एस्टेट के मालिक को देकर, और अल कादर ट्रस्ट के नाम पर 500 कनाल लेने वाले कौन से इमाम मस्जिद हैं? ये हकायक बड़े वाज़े हैं। ये मैं समझता हूँ कि वो पार्टी या मुस्लिम लीग नून या बाकी अपोजिशन को तो अंदर करते रहे और जुल्म करते रहे, जैसे राना सनाउल्लाह पर 16 किलो हीरोइन डाल दी गई, और अब वो हकायक और ये चीजें अवाम ने इसका कंपैरिजन कर लिया है, कोई चीज छुपी हुई नहीं। शैला, आपको क्या लगता है कि कर लिया है? ये कर लिया है, लेकिन खुर्रम रोकड़ी साहब का मौक़िफ़ ये है, और मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि टेस्टिंग टाइम होगा और पार्टीज को अब सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ कोई ऐसा वाज़े रोड मैप देना होगा जिससे अवाम वाकई पॉलिटिकली इंगेज्ड रहे। जी शैला। जी यास्मीन, पाकिस्तान में टर्न आउट आप हर दफ़ा पहले ही देखती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 2018 से ज़्यादा टर्न आउट होगा। ठीक।
ये तो अच्छी बात है। 2018 से ज्यादा टर्नआउट होगा और वक्त पे रिजल्ट आएगा, 6-6 दिन रोका नहीं जाएगा। अच्छा, उसके अलावा चले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने की इंडिकेशन तो कर दी है शैला आपने। नहीं बिल्कुल, और मैं बड़ी पुरुम्मीद हूँ, लेकिन हम हर इलेक्शन को इसीलिए मानते हैं कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और होना चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग भरपूर तरीके से कब शुरू होगी? हम तो शुरू कर चुके हैं और हमारे यहाँ इसके बावजूद कि अभी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, लेकिन सारे नुमाइंदे अपने अपने हल्के में उतरे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरे सूबों में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और सेकंड लीडरशिप को इंटरेक्ट करना चाहिए लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में शैला रज़ा साहिबा ने था, खुर्रम रोकरी साहब ने और राना अरशद साहब ने। अब आने वाले दिनों में देखना है कि सियासत किस तरफ जाती है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।